नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। चार धाम यात्रा 2025 का विधिवत शुभारंभ। 3 धामों के कपाट खुले। बद्रीनाथ 4 मई को खुलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश के जत्थे को दिखाई हरी झंडी। 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने लोगों से नियमों के पालन की अपील की। 30,154 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। कल सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के खुले थे कपाट। बड़ी संख्या में गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में जमीन घोटाले में संत समाज ने उठाई आवाज। महामंडलेश्वर ने क्राइम ब्रांच जांच की मांग की। आईएएस अधिकारी को बचाने का आरोप। गंगोत्री धाम में घायल साधु का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। साधु पैर पर लकड़ी की बल्ली गिरने से घायल हुआ था। रूस की 3 महिलाओं व अन्य साधुओं ने दी थी सूचना। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट। टिहरी का पारा 7 और देहरादून का 5 डिग्री गिरा। प्रदेश भर में आज और कल भी मौसम बदला रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल से खबर। दुष्कर्म के विरोध में महिलाओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। गांधी मूर्ति स्थल पर एकत्र हुई महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन। आरोपी को फांसी और बच्ची को न्याय की मांग। सख्त कानून बनाने की उठी मांग। महिलाओं ने जताई चिंता। गांधी मूर्ति स्थल पर एकत्र हुई महिलाएं, सौंपा ज्ञापन। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि उस बच्ची को न्याय दो। अगर उस बच्ची को न्याय मिलता है तो हम सभी को न्याय मिलेगा। आज हमारा प्रशासन से, हमारी सरकार से, आम जनता से भी सिर्फ यही अनुरोध है कि महिला सम्मान के लिए सिर्फ नारी तो नारायणी कहने से काम नहीं चलेगा। नारी अगर नारायणी है तो उसकी शक्ति को आपको समझना होगा। वो छोटी सी बच्ची हो, उसकी अस्मिता, एक बच्ची की अस्मिता क्या होती है हमसे पूछिए। लेकिन महिलाओं के लिए कोई कानून क्यों नहीं बने? रेपिस्ट के लिए कोई कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? बाहर के देशों में है कि तुरंत उनको 2 से 3 दिन के अंदर सजा मिल जाती है, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि वहाँ पे महीनों सालों लग जाते हैं। तो क्यों? देखिए, हम लोग आज यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए। देखिए, हमारा कोई समुदाय से कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ हिंदू मुसलमान सबके सब महिलाएं यहाँ पे आए, क्योंकि महिलाएं होती है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और महिला शक्ति को, क्योंकि ये महिला के विरुद्ध ही एक अपराध हुआ, एक बच्ची के विरुद्ध अपराध हुआ है, तो महिलाओं ने भी अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति के सामने तलीताल डाट पे अपनी बात रखी है। अधिक मात्रा में महिलाएं आई हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। उत्तराखंड की धामी सरकार के नए भू कानून पर राजभवन ने भी मोहर लगा दी है। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अधिनियम 2025 को विधिवत लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में कृषि उद्यान के नाम पर बाहरी लोगों को जमीन नहीं खरीद पाएंगे और दूसरे राज्यों के लोगों के लिए प्रदेश में नगर निकाय सीमा से बाहर सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीदने की व्यवस्था पहले जैसी है, लेकिन नियम को सख्त बना दिया गया। उत्तराखंड में संशोधित भू कानून लागू होते ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि उद्यान के लिए जमीन खरीदी प्रतिबंधित हो गई। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें कि इस विधेयक के तहत सरकार ने राज्य में निवेश के लिए भूमि लेने के मानक तय किए हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, होटल आदि के लिए अब से सख्त प्रावधानों के साथ ही जमीन उपलब्ध होगी। इन कार्यों के लिए कृषि उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य में जिन लोगों के पास 2003 से पहले जमीन होने की स्थिति में ही भू कानून के कड़े प्रावधान से राहत मिल सकेगी। बिना मंजूरी लेकर पूर्व में जमीन खरीदने वालों की जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी जमीन को खरीदने के लिए राज्य स्तर पर अनुमति लेना जरूरी हो गया है। इस विधेयक के जरिए सरकार जमीन खरीदने के बजाय लीज पर लेने को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों, मसालों के उत्पादन, पौधारोपण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशुधन प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि फल प्रसंस्करण, चाय बागान, वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना को जमीन लीज पर 30 साल के लिए दी जा सकेगी।
वो हमारा संकल्प था, हमने वचन दिया था कि हम राज्य की जनता के सामने हमने हमेशा कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम काम करेंगे और हमने अपना जो वचन था उसको पूरा किया है, हमने आगे बढ़ाया। आज प्रदेश का जो भू कानून है बहुत ही लचीला भू कानून है। उन्होंने नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए गए, देहरादून छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ दिया, उधम सिंह नगर छोड़ दिया, नगर निगम के सारे क्षेत्र छोड़ दिए। उसमें जो भू माफिया है उनको खुला संरक्षण सरकार का प्राप्त है और वो कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं। सिर्फ कुछ पंचायतों में उन्होंने छोड़ रखा। लेकिन इस प्रकार के जो भू कानून है वो बिल्कुल लचीला भू कानून है। इससे जो भू माफिया उनको संरक्षण मिल रहा है और इस दिशा में कुछ और ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रदेश की भूमि को संरक्षित किया जा सके, यहाँ के किसानों को किसान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई योजनाएं लेके आ सके। आज तो भू माफिया पूरे प्रदेश के अंदर आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरतों के लिए भी अन्य प्रदेशों के लोगों को कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे। वहीं सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर भी लगाम लग सकेगी। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि धामी सरकार का ये लचीला भू कानून है जिसमें देहरादून का नगर निगम छोड़ दिया, हरिद्वार छोड़ दिया और उधम सिंह नगर छोड़ दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से उत्तराखंड वासियों की मांग रही है कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने धरातल पर उतारा और राज्यपाल ने उस पर मंजूरी दे दी है। जो राज्य में सख्त भू कानून की बात है वो तो है ही नहीं। ये जो बीजेपी सरकार का वर्तमान सरकार धामी सरकार ने जो एक ये ऐसा प्रोपगंडा, एक लॉलीपॉप इस प्रकार के जनता के बीच गुफा फेंका है कि इसको तो हम सख्त भू कानून मानते ही नहीं है। ये सख्त भू कानून अगर पास हो भी जाएगा तो इसको विरोध में जनता फिर सड़कों पे आएगी। और उत्तराखंड क्रांति दल का तो जो मानना है, जो उन्होंने शुरू से राज्य बनने से पहले से उनके सख्त भू कानून के प्रति जो अवधारणा रही है उस पर कायम है और उस पर कायम रहेगी और उसको लागू करने के लिए अपना सतत प्रयास हमारा जारी रहेगा। देखिए, काफी लंबे समय से उत्तराखंड वालों की ये मांग रही है कि सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए। इसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने धरातल पर उतारा और राज्यपाल ने इस पर मंजूरी जो दी है उससे पूरे राज्य में एक खुशी और हर्ष का माहौल है। और सबसे ज्यादा हर्ष का विषय ये है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के इस दर्द को, इस चीजों को, इस मांग को समझा और सख्त भू कानून यहाँ पर लागू किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लेने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो यह दर्शाता है कि ऐतिहासिक फैसले लेने वाले पहले मुख्यमंत्री के नाम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बनने जा रहे हैं। बहरहाल जिस भू कानून की मांग देवभूमि की जनता लंबे समय से कर रही थी उसी पर धामी सरकार का ये सख्त भू कानून कितना खरा उतरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात को पूरी तरह से निराधार बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाति जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। कि बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। पौड़ी जनपद में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने वातावरण में ठंडक और गिरावट ला दी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों से मौसम के बदलने के संकेत मिल रहे थे। आज सुबह से ही तेज हवा और घने बादल देखने को
गए थे, जिसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। इससे जनपद के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को ठंड का अनुभव कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान का विरोध में, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में महिलाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी पवित्रता दांव पर लगानी पड़ती थी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने आज देहरादून में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने असम सीएम का पुतला फूंका और उनके बयान को मानसिक संतुलन से बाहर और शर्मनाक बताया। शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जिन भी महिलाओं को सरकारी नौकरियां मिली, उनको अपनी इज्जत गवा के वो नौकरी मिली। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री का मानसिक दिवालियापन दिखाता है, और जो पूरे भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष करके कहीं ना कहीं कोई जॉब। आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के अवसर पर गंगा सप्तमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूर्व की मुख्य आयोजन स्थल मुखवा निकट मार्कंडेयपुरी में सोमेश्वर देवता की अगुवाई में गंगा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा आज के दिन स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी और यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है। और गंगा सप्तमी के इस दिन पावन अवसर पर गंगा स्नान, जप, तप और दान पुण्य का विशेष महत्व है। यह दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। मार्कंडे के रहने वाले हैं। आज गंगा सप्तमी का पर्व है, यहाँ पर मनाया जा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है और यहाँ पर जो है गंगा जी का जन्मदिन है। आज इसको जन्मदिन है, आज गंगा सप्तमी का जो आज हमारा पर्व है वो जो है यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम लोग जो है 11,000 दीपदान प्रज्वलित करेंगे। यह गोलोक की राधा कृष्ण आदि जब सब जल मग्न हो गए, 33 कोटि देवता जल में जब परिणित हो गए थे, तो भगवान विष्णु में सारे समा गए। तो जली विष्णु थली विष्णु जो शब्द आता है, और कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर दर्भ रूपिणी धावती। भगवान जब दर्भ रूप में हो गए तो वही जो ब्रह्म द्रव्य है उसे ही गंगा कहा गया है। पहलगांव हमले के बाद देश भर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। इस घटनाक्रम के करीब बीच हिंदू समाज की प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर प्राची ने सीमा हैदर के संदिग्ध प्रवेश पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जैसी महिलाएं भारत की सुरक्षा और सांस्कृतिक जड़ों के लिए खतरा बन सकती हैं और सरकार को ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कहूंगा ये बेटी और बहू की आड़ में जो पाकिस्तानी जो ISI वहां के जो एजेंसी है, उसने ये जो कारनामा खेल खेलने की शुरुआत की है, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इस प्रकार से आप अपनी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे इंडिया के अंदर आप किसी को किसी रूप में भेजेंगे, किसी रूप में भेजेंगे। और सीमा हैदर कौन होती है? वो सोशल मीडिया से फेमस किया, किसने किया? आप, हमने उसे फेमस किया है। भाई अपने पाकिस्तान जाए, जहां की वहां जाए, इंडिया को उससे कोई मतलब नहीं है। सीमा हैदर जैसी है, इन सबको पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर करो। हमने तो पहले ही कहा था भाई, ये क्या करेंगे? ये सपोले पैदा करेंगे हिंदुस्तान में। सीमा के बाहर फेंको इनको पकड़ पकड़ करके। जो ना जाए तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का आदेश है। इनके कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा के बाहर फेंकिए। खबर पॉलिसी है, जहां यूसीसी सोसाइटी चिटफंड घोटाले के खिलाफ शनिवार को सैकड़ों निवेशकों और एजेंटों ने शहर में रैली निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हेमती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल से शुरू हुई रैली माल रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने विधायक कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और विधायक राजकुमार पोरी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और शासन तक उनकी मांगों को पहुंचाने का आश्वासन दिया। जो के खिलाफ जो महिलाओं ने धरना दिया था, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन इस आशय का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है कि जो महिला है उनकी समस्या का निराकरण हो, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर पश्चात वो 4 धाम यात्रा को बाधित करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि इनकी समस्या का निराकरण हो, क्योंकि ये उक्त मामला पुलिस विभाग के माध्यम से
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। आज LUCC लक करके एक यहाँ पर कंपनी आई थी जिसने लोगों के साथ बहुत फ्रॉड किया और लोगों का पैसा लेकर यहाँ से चली गई। तो उस संबंध में बहुत एक जुलूस के रूप में बहुत सारे लोग पौड़ी के आम नागरिक और पौड़ी की जनता यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक ज्ञापन देने का आग्रह मुझसे किया। सर, आज हमने पौड़ी में ADM साहब को ज्ञापन दिया है और हमारे वो क्या बोलते विधायक साहब, ठीक है, उनको ज्ञापन दे रखा और हम जनवरी से इस लड़ाई को लड़ रहे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं से भी नहीं, हमें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। और जो लेन देन हो रखा वो मेरे पर्सनल अकाउंट से हो रखा, जो मैंने उससे कर रखा वो मेरा पूरा डाटा थाने में जमा हो रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा सोसाइटी के खाते में इन्वेस्ट कर रखा है और जितना पैसा वो है वो यहाँ मैच्योरिटी में कन्वर्ट दे रखा लोगों को। नहीं सर, मुझे 28 अक्टूबर तक कोई पता, तब भी हमें जनवरी तक का आश्वासन दे रखा था। बहुत परेशान हैं, हम तो आत्महत्या के लिए तैयार हैं सर। अगर हमारा पैसा मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह के लिए तैयार है। मेरे बहुत से जितने भी ये साथी हैं, ये सब गांव से भी कई मेरे गरीब एजेंट हैं, वो बोले अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगी तो हमें तो आत्मदाह के लिए जो सरकार बोली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इन बहनों से ये कहना चाहती हूँ और मैं पुष्कर धामी जी से कहना चाहती हूँ कि जब आपको कहीं पर भीड़ इकट्ठा करनी होती है, जब कोई कार्यक्रम आपको करना होता है, तब आप मैसेज कर देते हैं समूह के माध्यम से कि अपनी पीली साड़ियाँ पहन के और नथ पहन के गुलबंद पहन के वहाँ पर आ जाना उस स्थल पे। क्या मैं पूछना चाहती हूँ ये उत्तराखंड सरकार से, क्या हमारी माँ बहनों की कीमत सिर्फ उन्होंने ये भीड़ का हिस्सा बना रखा है? कि जो हमारी सरस्वती बहन है वो नेतृत्व कर रही है और ऐसा नहीं है कि केवल पौड़ी में वो आई है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में, कीर्तिनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह ये आंदोलन जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा हुआ है। और बात इतनी छोटी नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी है। ये घोटाला पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड आया। उत्तराखंड जब ये आया तो उत्तराखंड की सरकार का ये दायित्व था कि अगर भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय ने इसे परमिट दिया हुआ है। ये LUCC नामक महा घोटाले में हम लोग पिछले 46 दिन से श्रीनगर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2 बार हम सीएम आवास कूच कर चुके हैं, 3 बार हम वन वे जाम कर चुके हैं और कई बार हम मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अभी भी हमारा सिटिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी अभी जागे नहीं है। तो इस धरने के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे पीड़ित लोगों का जो पैसा है उसे सम्मान सहित आपातकाल राहत कोष घोषित करके उनका पैसा वापस कीजिएगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे और 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए मेयर सौरभ थपलियाल ने कड़ा रुख अपनाया। मेयर ने घोषणा की है कि नगर निगम बोर्ड में बैठक में मेयर निधि के तहत 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर भर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। या कैमरे उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां खुले में कूड़ा डाला जाता है, साथ ही जहां स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां लाइटों के साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। मेयर ने सभी पार्षदों को अपने अपने क्षेत्रों में जानकारी मांगी है ताकि कैमरे लगवाने का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हो सके। CCTV कैमरा जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के CCTV कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षद गणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पे जो है कहीं अंधेरे कोई गली है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ CCTV कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहाँ पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहाँ पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहाँ पे भी CCTV कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। जहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं उन जगहों पे भी हम CCTV कैमरे लगाने वाले हैं।
चकलुआ में निहाल नाले में रिवर ड्रेजिंग का सुबगाट होते ही ग्रामीणों में विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों ने निहाल नाले रिवर ड्रेजिंग नीति का विरोध करते हुए कालाढूंगी तहसील पहुंच हो रहे टेंडर को रुकवाकर वहां नारेबाजी की। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद टेंडर प्रक्रिया में किसी ने भी प्रतिभागी नहीं किया। किसानों और ग्रामीणों ने कहा कि नाले में खनन हुआ तो 4 गांव पूरी तरह से नाले की चपेट में तबाह हो जाएंगे। बिद्रामपुर और ये रामपुर, खड़गपुर, लछमपुर, इन ग्राम प्रतापपुर, इन ग्रामों के बीच में जो नाला बह रहा है, निहाल नाला बोला जाता है इसको, इसके द्वारा जो पानी आता है उसमें जो अभी सरकार ने ड्रेजिंग, रिवर ड्रेजिंग में ये खोदना चाह रहे हैं, उसके विरोध में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए। इस मामले में 2 साल पहले भी यहाँ पर विवाद हो चुका है। उस बार भी ये टेंडर प्रक्रिया निरस्त हो गई थी। इसके बाद जब पिछले साल इसमें बाढ़ आई तो पूरे ग्रामीण, विधायक महोदय, सांसद महोदय, डीएम महोदया, एसडीएम महोदया और डीएफओ सबके पास गए। हमारी एक ही डिमांड थी कि आप निहाल नाले को चैनलाइज करके कालीघाट और भाखड़ा नदी में डाइवर्जन करें। देखिए, रिवर ड्रेजिंग के टेंडर यहाँ से निकले हुए हैं और आज नीलामी की तिथि निर्धारित है। ग्रामीणों द्वारा इसमें विरोध किया जा रहा है और परंतु इसकी पत्रावली का जब अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो तत्समय ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गई है कि रिवर ड्रेजिंग का कार्य कर लिया जाए। तो आ रही है खड़गपुर और बिद्रामपुर और रामपुर नाला जो इन गांवों से होकर के, इनकी सीमाओं से होकर के गया हुआ है। ये विगत वर्षों से, क्योंकि इनमें इन्होंने रिटर्निंग वॉल नहीं लगाई गई है यहाँ पर, और तहसील प्रशासन की लापरवाही से बार बार ये नाला भयावह रूप लेता जा रहा है। ये दिन प्रतिदिन नुकसान होते जा रहा है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं इस क्षेत्र के, कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग बेघर हो गए, क्योंकि इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है पूर्व सैनिकों का क्षेत्र है। ये क्षेत्र में खेतीहर काश्तकारों का क्षेत्र है। अपने जीवन भर की कमाई से 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में ये क्षेत्र के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आए हैं यहाँ पर, एकत्र हुए हैं क्योंकि आज हमने सुना है कि आज टेंडर होने वाला है और हम टेंडर के विरोध में आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी थोड़े से लोग आए हैं क्योंकि हम विरोध दर्ज कराने, अगर बाय द वे इन्होंने फिर भी टेंडर डाला और ये चुगान के लिए वहाँ आए, हम वही नीति अपनाएंगे, वही रास्ता अपनाएंगे जो हमने पिछले 2 साल पहले अपनाया था। हमें मजबूर न किया जाए। अगर बाय द वे ये हमें मारना चाहते, वैसे भी ये मरवाने के काम कर रहे हैं, पूरा ग्राम सभा चला जाए, जैसे केरला में हस्र हुआ वही हस्र इधर भी होने वाला है अगर ये खदान करते हैं। हमारे गांव में रामपुर और बिद्रामपुर ग्राम सभा के बीच में एक निहाल नाला पड़ता है जिसमें गांव वालों की 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन पड़ती है और पिछले 2 साल पहले भी इनने खनन किया था, जबकि हमने सरकार को उसका भी विरोध किया था और उस विरोध के कारण वो खनन बंद हो गया था। लेकिन जब अभी बीच में इनका सर्वे हो रहा था, मैं पूर्व बीडीसी, मैंने फिर भी इनको बताया था जब यहाँ से तहसील से आए थे कि आप इस खनन की सर्वे मत करो और ये यहाँ पर हमारा इतना नुकसान हुआ है। जबकि मैं पूरे बरसात भर पटवारी जी को लेके, जेई साहब को लेके पूरे जितनी हमारी ज़मीनें कटी हैं सब दिखाते रहा।